नमस्कार। एजुसेट टेलीकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रीमती अन्नू, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेदड़, आपके समक्ष लेकर आई हूँ कक्षा 12 का प्रथम पुस्तिका का तीसरा अध्याय नियोजित विकास की राजनीति। यह वीडियो का प्रथम भाग रहेगा और आज का मुख्य विषय जो है वो है नियोजित विकास की राजनीति। अध्ययन के मुख्य उपविषय होंगे राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियों में से एक आर्थिक विकास का अध्ययन करना, भारत को किस प्रकार के विकास की ज़रूरत है और ये फैसले कौन लेता है, विकास के पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। योजना आयोग क्या है और इसका कार्यकाल क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं और अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं इसके विषय में जानेंगे। पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य और उपलब्धियां क्या क्या रही हैं, आज हम इन सभी के विषय में अपने इस अध्याय में जानेंगे। स्वतंत्र भारत की राजनीति पुस्तक के पहले अध्याय में आपको ध्यान होगा कि राष्ट्र निर्माण की 3 मुख्य चुनौतियों का जिक्र किया गया था। उनमें से पहली थी विविधताओं से ऊपर उठकर एक भारत का निर्माण कैसे किया जाए। दूसरी मुख्य चुनौती थी कि लोकतंत्र को कायम कैसे रखा जाए और तीसरी और अंतिम चुनौती थी कि समाज के सभी वर्गों का समान विकास कैसे किया जाए। आज इस अंतिम चुनौती का ही हम अपने अध्याय में विस्तार से वर्णन करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने कक्षा 10 में विकास के विषय में अवश्य ही पढ़ा था और वहाँ पर मानव विकास सूचकांक का जिक्र करते हुए आपको ये बताया गया था कि जो विकास है वो एक बहुआयामी प्रक्रिया है। किसी भी व्यक्ति या देश का आर्थिक विकास होना विकास नहीं कहलाता, क्योंकि विकास के बहुत सारे पक्ष हैं, जैसे कि आर्थिक पक्ष, राजनैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और सांस्कृतिक पक्ष। यानी कि हमारी इनकम जब बढ़ती है या हम आर्थिक विकास जब करते हैं तो उसके साथ साथ हमें राजनैतिक अधिकार भी मिलने चाहिए। हमारा समाज में जीवन स्तर भी सुधरना चाहिए और हमारी संस्कृति का भी विकास होना चाहिए। उसे ही हम विकास कहते हैं। बच्चों, आज के अध्याय के आरंभ में पाठ्य पुस्तिका में भारत के उड़ीसा राज्य की समस्या को उठाया गया है। क्या आप जानते हैं कि ये समस्या किस चीज़ से संबंधित है? आइए बतलाते हैं। भारत के उड़ीसा राज्य में लौह अयस्क की बहुत सारी खानें थी। उड़ीसा की राज्य सरकार ने विचार किया कि यदि हम यहाँ पर एक लौह इस्पात संयंत्र लगा दें तो उससे क्या होगा, हमारे राज्य की जो पूंजी संबंधी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार की इस बात का समर्थन किया और वहाँ पर लौह इस्पात का पोस्को नाम का एक प्लांट कोरियाई कंपनी की सहायता से लगा दिया गया।
क्या आप जानते हैं जब ये पोस्को प्लांट लगाया गया उड़ीसा के अंदर, तो उस समय उड़ीसा के विभिन्न सामाजिक वर्गों के हित आपस में टकरा गए। आइए जानते हैं कि वहाँ पर कौन कौन से सामाजिक वर्गों के हित टकरा बैठे। पोस्को प्लांट लगाने में उड़ीसा की जो सरकार थी उसका हित छुपा हुआ था। दूसरा, केंद्र सरकार का हित कि यदि ये संयंत्र सफलतापूर्वक लगा दिया जाता है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की जो साख है उसमें बढ़ोतरी होगी। इसी के साथ पर्यावरणवादियों का हित भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि पर्यावरणवादियों को ये चिंता थी कि खनन से पर्यावरण प्रदूषण होगा। इन सभी से ऊपर उड़ीसा के इस क्षेत्र में जो आदिवासी निवास करते थे उन्हें भी अपने हितों की चिंता थी। उन्हें विस्थापन का दर्द सता रहा था कि अगर ये प्लांट लगा दिया गया तो क्या है, उन्हें ये जगह खाली कर कर दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। इस प्रकार से विभिन्न सामाजिक हितों को टकराव होने से अब ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि क्या इन सभी सामाजिक हितों में कोई सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, और इस प्रकार का सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्या किसी की राय ली जानी चाहिए, और सबसे ऊपर कि इस प्रकार के जो फैसले हैं वो कौन ले, विशेषज्ञ ले या फिर राजनेता ले। और हम ये भली भांति जानते हैं कि लोकतंत्र में जितने भी फैसले हैं वो सभी राजनीतिक लोग लेते हैं, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते ही उन्हें सभी फैसले लेने का अधिकार होता है। आइए अब जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो आर्थिक विकास के फैसले कैसे लिए गए। दुनिया में आर्थिक विकास के दो ही मॉडल उस समय सामने आए। एक था विकास का पूंजीवादी मॉडल और दूसरा था विकास का समाजवादी मॉडल। विकास का जो पूंजीवादी मॉडल था उसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व था, यानी कि उत्पादन और वितरण के जो सभी साधन हैं वो निजी लोगों के हाथों में थे। इस प्रकार का मॉडल अमेरिका और यूरोप के देशों ने अपनाया और उन्होंने अपने देश में व्यक्ति को व्यापार करने की खुली छूट दे दी। दूसरा था विकास का समाजवादी मॉडल। समाजवादी मॉडल में उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। इस प्रकार का मॉडल सोवियत रूस ने अपनाया और दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर दी कि किस प्रकार से कोई देश मैनेज करते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपना आर्थिक विकास सिस्टमैटिक ढंग से कर सकता है। भारत ने इन दोनों ही आर्थिक विकास के मॉडलों का अध्ययन किया और अपना एक तीसरा मॉडल विकसित किया, जिसे सारी दुनिया मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल के रूप में जानती है।
मिश्रित मॉडल का अर्थ है कि जो दोनों मॉडल थे, विकास का पूंजीवादी मॉडल और विकास का समाजवादी मॉडल, उन दोनों का मिश्रित रूप, मिला जुला रूप। मिले जुले रूप का अर्थ था कि उत्पादन और वितरण के जितने भी क्षेत्र हैं, उनमें से कुछ क्षेत्र सार्वजनिक हाथों में और कुछ निजी हाथों में होंगे, लेकिन अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण सरकार का होगा। इस प्रकार का मॉडल जब भारत ने अपनाया तो क्या भारत में उसका विरोध हुआ या उसे आसानी से स्वीकार कर लिया गया? बच्चों, क्या आपने कभी दक्षिणपंथी और वामपंथी के विषय में सुना है? जो दक्षिणपंथी थे वो उन लोगों को दक्षिणपंथी माना गया जो खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए क्या है, प्रगति करना चाहते थे। यानी कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। इस प्रकार की सोच जो रखते थे उन्हें दक्षिणपंथी कहा गया। दूसरी एक और विचारधारा थी वामपंथी। वामपंथी से अभिप्राय था कि जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और उन तबकों को फ़ायदा पहुंचाने वाली सरकारी जो नीतियां हैं उनका समर्थन करते हैं। इन्हें लेफ्ट विंग और राइट विंग के नाम से भी जाना जाता है। जब मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल की बात आई तो भारत के सामने एक अन्य प्रश्न यह था कि इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को आगे चलकर इम्प्लीमेंट किस प्रकार से, किस स्ट्रक्चर के या किस संरचना के रूप में इसको विकसित किया जाए। प्यारे बच्चों, 11वीं की राजनीति विज्ञान की पुस्तिका भारत का संविधान, क्या उस पुस्तिका में आपने योजना आयोग का जिक्र कहीं सुना था या पढ़ा था? उत्तर होगा नहीं। वहाँ पर योजना आयोग का जिक्र इसलिए नहीं हुआ क्योंकि योजना आयोग संविधान के तहत स्थापित की गई संस्था नहीं थी। योजना आयोग का गठन भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए किया। इसका गठन करते हुए मुख्य रूप से 3 बातों को ध्यान में रखा गया जो भारत के संविधान में कही गई थी। पहला, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर हक होगा। दूसरा, देश के भौतिक संसाधनों को इस तरह बांटा जाएगा कि उससे सामान्य की भलाई हो। अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह से किया जाएगा कि धन और उत्पादन के जो साधन हैं वो कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित ना हो। आम तौर पर हम सोचते हैं कि निजी निवेशक, मसलन कि उद्योगपति और बड़े व्यापारिक उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते। वह एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहां पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई अंकुश न हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपतियों का एक बड़ा तबका एकजुट हुआ और उसने नियोजित अर्थव्यवस्था पर चलने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। इस प्रकार उस समय चाहे दक्षिणपंथी हो या फिर वामपंथी, दोनों ने ही देश को नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चलाने का अपना जो है प्रस्ताव वो सरकार के सामने रखा।
अब जो योजना आयोग था वो मार्च 1950 में बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट किस किस तरह से करना है, इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि नियोजन क्या है। एक पूर्व निर्धारित समय सीमा में देश के सभी संसाधनों, देश की कुल आय व व्यय को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक और आर्थिक कल्याण की जो योजनाएं बनाई जाती हैं उसे नियोजन कहते हैं। यहाँ पर शब्द आया है पूर्व निर्धारित समय सीमा, यानी कि कोई भी योजना बनाने से पहले ये डिसाइड किया जाएगा कि उसकी समय सीमा क्या रहेगी। इसके अतिरिक्त दूसरी बात, देश के संसाधनों को ध्यान में रखा जाएगा, देश की कुल आय और व्यय को ध्यान में रखा जाएगा और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखा जाएगा, और तब जाकर सरकार के द्वारा जो सामाजिक और आर्थिक कल्याण की जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन्हें हम नियोजन कह सकते हैं। नियोजन के जो कुछ अहम बिंदु हैं वो इस प्रकार से हैं। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होनी चाहिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, समान सामाजिक आर्थिक विकास करना और देश के संपूर्ण संसाधनों का सभी की भलाई के लिए प्रयोग करना ही वास्तविक नियोजन है। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी पंचवर्षीय योजनाओं का नाम सुना है, जिन्हें हम इंग्लिश में 5 ईयर प्लानिंग कहते हैं? भारत में किस प्रकार के नियोजन को अपनाया गया? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाई गई। कहने का भावार्थ यह है कि भारत में जो भी योजनाएं बनाई गई उनकी समय सीमा 5 वर्ष रखी गई। इसीलिए ही इन्हें पंचवर्षीय योजनाओं के नाम से भी जाना जाता है। भारत में 1950 से लेकर 2014 तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो अभी चल ही रही थी कि सरकार का जो सत्ता है वो परिवर्तित हो गई। 16वीं लोकसभा के चुनावों के बाद 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया, जिसके विषय में हम अपने अगले भाग में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको एक तालिका दिखाई गई है और उसमें अब तक की जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनी थी उन पंचवर्षीय योजनाओं का जो कार्यकाल है वो क्या रहा, उसकी प्राथमिकताएं क्या रही और लक्ष्य की जो दर है वो क्या रही और प्राप्ति की दर हमें क्या मिली। यानी कि उदाहरण के लिए मैं पहली पंचवर्षीय योजना का अगर जिक्र करूं तो उसकी समय अवधि कितनी थी, 1951 से 1956 तक। उसमें मुख्यतः कृषि और सिंचाई पर जोर दिया गया और जो राष्ट्रीय आय है वो 2.1% जो है उसमें बढ़ोतरी करने की बात रखी गई, लेकिन हमने जो टारगेट रखा था उससे 1% ज़्यादा अचीव किया, यानी कि हमने 3% बढ़ोतरी उसमें प्राप्त की। इसी प्रकार से बाकी सभी 12 योजनाओं का जो है विवरण आपको इस तालिका में दिया गया है। आगे हम जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी उनका उद्देश्य क्या था। पहला है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। जितनी भी पंचवर्षीय योजना बनी उन सब का उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था।
दूसरा है रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा निर्धनता को दूर करना। चौथा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना। पांचवा है आर्थिक असमानता को कम करना। छठा है वैज्ञानिक प्रगति करना। सातवां है आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास। आर्थिक स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करना। क्षेत्रीय असमानता को कम करना। जनसंख्या पर नियंत्रण, सर्वांगीण विकास और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लक्ष्य को प्राप्त करना, इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य रहा है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, उससे ये बताया गया है कि जो उस भी योजना चल रही होती है उस समय देश का जो भी प्रधानमंत्री होता है वह उस योजना का अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त उस योजना का एक उपाध्यक्ष भी होता है। उस योजना का आकार यानी कि कितनी धनराशि हमने उस पर खर्च करनी है ये भी डिसाइड किया जाता है। विकास की दर क्या रहती है और वास्तविक जो दर है जो हम अचीव करते हैं लास्ट में उस समय अवधि के समाप्त होने पर वो यहाँ दिखाई गई है। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त योजना आयोग में बहुत सारे जो संसदीय कमेटियां होती हैं उनके सदस्य होते हैं, बहुत से वित्त सलाहकार होते हैं, या कोई योजना जिस भी राज्य पर लागू होनी होती है या जिस राज्य पर विशेष असर होना होता है उस योजना का, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को भी वहाँ पर सदस्य के तौर पर शामिल किया जाता है। अब आते हैं योजना आयोग के जो कार्य थे वो क्या क्या थे। देश के संसाधनों का अनुमान लगाना यानी कि एक एस्टीमेट तैयार करना, योजनाएं बनाना, विभिन्न कार्यक्रमों के बीच प्राथमिकताओं को तय करना कि बहुत सारे कामों में से किस योजना को पहले करना है, आर्थिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं का पता लगाना, योजनाओं को लागू करते हुए किस प्रकार के परिवर्तन करने हैं इस चीज़ के लिए सिफारिश करना, योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन के लिए पूर्व तैयारी करना और योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति का मूल्यांकन करना। यहाँ एक चित्र दिखाया गया है, उस चित्र में दिखाया गया है कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं जब लागू हुई तो उसके बाद एक विवाद उभर कर सामने आया था कि निजी क्षेत्र पर ज़्यादा खर्च किया जाए या फिर सार्वजनिक क्षेत्र पर खर्च करना सरकार का उद्देश्य हो। तो इसमें से जो एक व्यक्ति है उसको एक साइड दिखाया गया है और वो बड़ा व्यक्ति है, वो जो पूंजीवाद है उसका समर्थक है। दूसरी ओर भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं को दिखाया गया है। यानी कि यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि भारत के जो अधिकतर नेता थे वो किस चीज़ के समर्थक थे, वो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र पर खर्च किए जाने के समर्थक थे। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि पर बल दिया गया, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों पर बल दिया गया, क्योंकि भारत जो है औद्योगिक दृष्टि से उस समय बहुत पिछड़ा हुआ था। इसीलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ कमियां उभर कर सामने आई, जिसके कारण कुछ आलोचकों को लगा कि केवल उद्योगों पर खर्च करने से कृषि पिछड़ जाएगी, और दूसरे आलोचकों को लगा कि सरकार भारी उद्योगों पर बल दे रही है, जिससे कि कुटीर और जो घरेलू उद्योग हैं वो पिछड़ जाएंगे। अब एक नज़र डालते हैं हम नियोजन की उपलब्धियों पर कि जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं बनी उनसे हमने कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की। नियोजन की बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं और उनमें सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत के आर्थिक विकास की नींव इन योजनाओं के माध्यम से रखी गई ये थी।
भारत के इतिहास की बहुत बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं इस अवधि में शुरू की गई। बिजली उत्पादन के लिए शुरू की गई जो भाखड़ा नांगल, हीराकुंड जैसी विशाल बांध परियोजनाएं थी, वो इसी समय अवधि में शुरू की गई। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ भारी उद्योग हैं, जैसे कि इस्पात संयंत्र, तेल शोधक कारखाने हैं, विनिर्माण इकाइयां हैं, रक्षा उत्पादन आदि इसी अवधि में शुरू हुए। इस दौर में परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचे में काफ़ी परिवर्तन हुआ। भूमि सुधार कार्य भी हुए। यहाँ पर आप एक बांध का चित्र देख रहे हैं और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जो देश ने तरक्की की उसको दिखाया गया है यहाँ पर। अंत में अब समय हो गया है गृह कार्य का। आज के गृह कार्य में शामिल है कि पाठ में किस राष्ट्रीय चुनौती को उठाया गया है। दूसरा प्रश्न है नियोजन किसे कहते हैं। तीसरा है योजना आयोग क्या है और इसकी उपलब्धियां क्या हैं। चौथा है बॉम्बे प्लान क्या था। इस प्रकार से आज आपने जानने की कोशिश की कि राष्ट्रीय निर्माण की 3 चुनौतियों में से एक जो महत्वपूर्ण चुनौती थी आर्थिक विकास, और उसमें भी कि सबका समान आर्थिक विकास कैसे किया जाए, ये हमारे अध्ययन का मुख्य विषय रहा। उसके बाद हमने विकास को भी जाना कि एक बहुआयामी प्रक्रिया है। उसके बाद हमने उड़ीसा की जो लौह अयस्क की खान है वहाँ पर विभिन्न वर्गों का हित कैसे टकराया, ये अध्ययन किया। उसके बाद हमने विकास के जो 2 मॉडल थे, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल, उनके विषय में जाना। और सबसे बड़ा हमने कि हमारे भारत में किस प्रकार का आर्थिक मॉडल जो है अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल, उसके विषय में जाना। उसके बाद हमने योजना आयोग को कैसे देश ने चूज़ किया और किस प्रकार से उसको इम्प्लीमेंट किया, किस प्रकार से पंचवर्षीय योजनाएं बनी और उन पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य क्या क्या रहे, और उन पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने के बाद क्या क्या कमियां हमें देखने को मिली, उन पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियां क्या क्या रही। इन सब विषयों के बारे में अच्छे से हमने आज अपने इस अध्याय में अध्ययन किया। उसके बाद मैं आपसे अंत में यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपना गृह कार्य अच्छे से और समय पर पूरा कर लेंगे, ताकि इससे आपके अध्ययन में सहयोग मिल सके। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नियोजित विकास की राजनीति के भाग 2 वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।